प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बच्चों, आज हम कक्षा 12th अनिवार्य हिंदी में भक्तिन नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र भाग 6 पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। बच्चों, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से भक्तिन का बचपन भी सुखपूर्वक नहीं व्यतीत हुआ और विवाह के बाद भी उसको परिवार में अनेक प्रकार के दुख सहन करने पड़े, क्योंकि पुत्रियों को जन्म देने के कारण उसमें और उसकी जेठानियों में और बच्चों में अंतर किया जाता था। और उसके बाद वह अलग हो जाती है परिवार से, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही पति की मृत्यु हो जाती है। पति की मृत्यु के बाद वह अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर देती है और बड़ी पुत्री, जिसका विवाह पहले ही हो चुका था, उसके पति को वह घर जमाई रख लेती है, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और आखिर में जेठ के लड़के के साले, जो कि तीतरबाज था, के साथ उसका ज़बरदस्त विवाह करवा दिया जाता है। तीतरबाज साला था, यानी कि दामाद, जो कि भक्तिन का, वो खेती बाड़ी पे ध्यान नहीं देता था और इस प्रकार से उसके जीवन में अब पुनः दुख का प्रारंभ हो जाता है। और लगान या जमींदार का टैक्स या लगान न चुकाने की वजह से उसे एक दिन पूरे दिन कड़ी धूप में खड़ा कर दिया जाता है। इसे वह अपमान समझ के गांव को छोड़कर शहर आ जाती है। शहर में आकर वह महादेवी वर्मा से मिलती है और उनके यहाँ पर सेविका कर्म के लिए, कार्य के लिए रख ली जाती है। अब बच्चों आगे, दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे औंधाकर उसने मेरी धुली हुई धोती जल से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। अर्थात लेखिका ने महसूस किया कि जो भक्तिन है वह पूरी तरह से धार्मिक प्रवृत्ति की है, इसीलिए तो उसने लेखिका के द्वारा दी हुई साड़ी को भी जल के छींटों से पवित्र कर नहा धोकर पहना और पूजा अर्चना की। बाद में वह एक मोटी रेखा कोयले की खींचकर चौके में चली गई। चौके अर्थात जहाँ पर खाना बनाया जाता है, रसोई। तब मैंने समझ लिया इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। लेखिका को लगा कि इस के साथ निभाना मेरे लिए बड़ा कठिन होगा। अपने भोजन के संबंध में नितांत वितराग होने पर भी मैं पाक विधा के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ। लेखिका कहती हैं कि वैसे तो भोजन के प्रति मेरा लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पाक विधा में अर्थात भोजन बनाने में कुशल हूँ। कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी बिना किए रह नहीं सकता। नुक्ताचीनी का अर्थ है कमी निकाले बिना, अनावश्यक कमी निकालना। जो भी व्यक्ति किसी कार्य में निपुण होता है वह दूसरे के द्वारा किए हुए कार्य में कोई ना कोई कमी निकाल ही देता है। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव किया, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दुर्लभ्य हो उठी। अर्थात भक्तिन छुआछूत मानने वाली थी और वह छुआछूत के कारण अगर कोई उसकी रसोई में चला जाता तो पवित्रता को भंग भी कर देता, तो ऐसे लोग ज़्यादातर वहाँ खाना नहीं खाते या भूखा रहना निश्चित कर लेते हैं। इसी चीज़ की याद लेखिका को आ गई, इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा मैं किचन में ही नहीं जाऊँ। और वह कोयले की रेखा लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई धनुष की रेखा के समान लेखिका के लिए बन गई। निरुपाय अपने कमरे में बिछोने में पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी और लेखिका को कोई उपाय नहीं सूझा और वह कमरे में चली गई और पुस्तक पढ़ने लगी। अब भोजन के समय जब मैंने अपने निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर
लिया, तब भक्तिन ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से आप्लावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 अंगुल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रखकर उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। 1 अंगुल के बराबर मोटी मोटी 4 रोटियां उसने उस थाली में रखी, जो कि जल चुकी थी, काली चित्तीदार थी, पर यानी कि जले हुए के निशान थे। पर जब उसके उत्साह पर तुषारपात करते हुए रुआंसे भाव से कहा, खाने को जब इस तरह से लेखिका ने अपने सामने देखा तो उनका मन रुआंसा हो गया, दुखी हो गया। तो उन्होंने उससे पूछा, यह क्या बनाया है? तब वह हतबुद्धि हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? क्योंकि वो तो बहुत खुश थी कि महादेवी वर्मा यानी कि लेखिका उसके इस खाने को देखकर बहुत प्रसन्न होंगी, क्योंकि उसे आत्मविश्वास था कि उसने बहुत अच्छा खाना बनाया है। लेकिन अचानक उसका सारा उत्साह फीका पड़ गया। रोटियां अच्छी, अब वह लेखिका को संतुष्ट करने के लिए उत्तर देने लगी, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, यानी कि मैं अच्छा सेक रही कि कच्ची नहीं रह जाएं, इसलिए थोड़ी कड़क हो गई और जल गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, यानी कि सब्जी थी। पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम? शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। वो कहती है कि एक ही चीज़ से काम चल सकता है, दाल से, इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई दूसरी। हाँ, शाम को बना दूंगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब न हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। उसने कहा कि दूध घी अच्छा नहीं लगता, इसलिए इससे तो काम चलेगा नहीं। ऐसा करती हूँ, अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस लेती हूँ। उससे भी काम नहीं चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, यानी कि चांदी खाते हैं। फिर वह कुछ अनाड़िन या फुअर नहीं है। उसने ये भी बताया कि मैं अनाड़ी थोड़ी हूँ, फुअर थोड़ी हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता। उसके ससुर, पितिया ससुर, ससुर, चाची ससुर, अजय ससुर, दादा ससुर आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। तो वो याद दिलाती है कि मेरे ससुर, चाचा ससुर, दादा ससुर, ताऊ ससुर सब ने मौखिक रूप से कहते हैं कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची। यानी कि उसका, आप देखिए, भक्तिन के जो बात थी उसका प्रभाव लेखिका, जो कि खुद मालकिन है, उनके ऊपर ऐसा पड़ा कि उन्होंने रूखी दाल और रोटी, एक रोटी खाकर वो यूनिवर्सिटी पहुंच गई थी। गुड़ और घी किस लिए नहीं लिया? क्योंकि भक्तिन को खुद को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उनको भी नहीं दिया। और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही, और वो इस पर विचार करती रही कि शहर और देहात के व्यक्तियों के जीवन में कितना अंतर होता है। देहात के जो लोग हैं वह सादा खाना खाते हैं, जबकि शहर के लोग खाने में कई तरह के चीज़ें रखते हैं थाली में, तब उनका खाना पूर्ण होता है। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। वैसे लेखिका सोच रही थी कि मैं सादा खाना ही खाऊं, क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था, लेकिन भक्तिन के आने पर अपने आप ही उपचार हो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात है। यानी कि वैसे भक्तिन के द्वारा जो खाना आदि दिया जाता था, इन सब में उनको असुविधा लगती थी वैसे तो महादेवी वर्मा को, लेकिन फिर भी वो छुपाने की चेष्टा करती थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को अब सीधे सरल जीवन में ढाल लिया था भक्तिन के अनुसार। तो बच्चों, आज इतना ही। कल हम इसका नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।